Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अर्थमार्क पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है आपकी यूनिट 2 कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड की थर्ड वीडियो है। आज हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टाइम लाइन है वो कुछ इस प्रकार है। आज हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, ये कितने टाइप्स की होती है, इसके डिटरमिनेंट्स कौन कौन से होते हैं और इसको कैलकुलेट करने के मेथड कौन कौन से होते हैं, आज वो हम देखेंगे। दोस्तों, लास्ट क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड आपकी घटेगी, अगर प्राइस आपका घटेगा गिरेगा तो आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड आपको डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में आपका क्वांटिटी डिमांड चेंज होगा जब प्राइस चेंज होगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड आपकी घटेगी, वो डायरेक्शन बताता है। लेकिन आपको ये लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता कि कितने अमाउंट से चेंज आएगा। अगर प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी डिमांड गिरेगी घटेगी, लेकिन कितने अमाउंट से घटेगी वो लॉ ऑफ डिमांड आपको नहीं बताता। वो आपको बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड मेजर करता है कि प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा, वो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड आपका मेजर करता है। ये कंसेप्ट आपको दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने, तो आपको ये नाम याद रखना है। कभी कभार एग्जाम में ये सवाल आ जाता है कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का कॉन्सेप्ट किससे दिया था, देन आंसर वुड बी एल्फ्रेड मार्शल। तो इन शॉर्ट, लॉ ऑफ डिमांड आपका क्या डायरेक्शन बताता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड में क्या होगा, डिमांड घटेगा, और प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या हो, डिमांड बढ़ेगा। वही दूसरी तरफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या बताता है कि कितना चेंज आएगा, क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा प्राइस में चेंज आने से। ये आपका प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड आपको बताता है। यहाँ पे हम टर्म यूज करें इलास्टिसिटी, थोड़ा इसको डिटेल थोड़ा हम समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी का यूज किया जाता है रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करने के लिए। रिस्पॉन्सिवनेस का यहाँ पर मतलब है कि अगर कोई एक वेरिएबल चेंज होता है तो उसके रिस्पॉन्ड में दूसरा वेरिएबल कितना चेंज होगा, उसको हम रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। इन द सेम लाइन, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड आपको क्या बताता है कि अगर प्राइस में चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो बेसिकली इलास्टिसिटी आपको रिस्पॉन्सिवनेस बताता है एक वेरिएबल की, एक वेरिएबल चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आएगा। अगर हाई इलास्टिसिटी है तो इसका मतलब है हाई रिस्पॉन्सिवनेस। हाई रिस्पॉन्सिवनेस, इसको हम इलास्टिक भी बोलते हैं। अगर लो इलास्टिसिटी है तो इसका मतलब होता है लो रिस्पॉन्सिवनेस, और इसको हम इन इलास्टिक बोलते हैं। तो आपको इलास्टिसिटी को रिस्पॉन्सिवनेस से लिंक करके समझना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा और आपको टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको कुछ चीज़ें रट्टा मारने यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इलास्टिसिटी को रिस्पॉन्सिवनेस के टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या हुई? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की डेफिनेशन हो गई, इट मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा वो आपको प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड बताएगा। इसका फॉर्मूला हुआ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये इसका फॉर्मूला हुआ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का। यहाँ पे ईडी जो है, ईडी रिप्रेजेंट करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि ईडी की वैल्यू जो होगी ना हमेशा आपकी नेगेटिव आएगी। ईडी की वैल्यू पे आपके पास हमेशा नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड आपकी घटेगी, तब आपकी वैल्यू ईडी की नेगेटिव आएगी। और दूसरी तरफ अगर प्राइस आपका घटता है तब आपकी क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ेगी, तब भी आपकी ईडी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ईडी की वैल्यू आपके पास हमेशा नेगेटिव आएगी। तो आपको क्या काम करना है, ईडी की वैल्यू
जब यूज़ आपके पास जो वैल्यू आएगी ईडी की, उसको आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में यूज़ करना है। एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब क्या हो गया? आपके पास उस ईडी की वैल्यू जो आ रही है, नेगेटिव आ रही है, उसमें आपको नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करना है। लेट्स से आपकी वैल्यू ईडी की -1.2 आई, तो आपकी को ईडी की वैल्यू 1.2 लेके चलनी है। आपको ईडी की वैल्यू पॉजिटिव तब लेनी है जब आप उसका यूज़ कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए, या किसी दो ईडीज़ की वैल्यूज़ को कंपेयर करने के आप यूज़ कर रहे हैं ईडी की वैल्यू, तब आपको ईडी की वैल्यू लेनी है, एब्सोल्यूट टर्म्स में लेनी है। और जब भी आप ईडी की वैल्यू यूज़ करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको ईडी की वैल्यू आपको हमेशा नेगेटिव टर्म्स में लेनी है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। रेंज, ईडी की रेंज, ईडी की एब्सोल्यूट वैल्यू की रेंज क्या होती है? वो 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में वो लाई करती है। तो ईडी की रेंज क्या होगी? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईडी की रेंज होगी 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। नेक्स्ट वी हैव डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड। प्राइस इलास्टिक डिमांड को हमने 5 टाइप्स में बांटा हुआ है। फर्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जैसा हमने फर्स्ट लाइन देखा है, इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? लो इलास्टिसिटी, और उसका मतलब होता है लो रिस्पॉन्सिवनेस। यहाँ पे परफेक्टली वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि नो रिस्पॉन्स। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है नो रिस्पॉन्स, प्राइस में आने से क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इस केस में ईडी की वैल्यू क्या आती है? 0 होती है। डिमांड को हम परफेक्टली इनइलास्टिक कब बोलेंगे? जब प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसमें ईडी वैल्यू की 0 होती है। और इस केस में जो ग्राफ बनता है, डिमांड ग्राफ, वो आपका वर्टिकल होता है या पैरेलल टू बाई एक्सिस होता है। जैसा भी इस ग्राफ पे देख सकते हैं आप, प्राइस पी से P1 गया तब भी क्वांटिटी आपकी क्यू पे ही है, पी से P2 गया तब भी आपकी क्वांटिटी क्यू पे ही है। तो प्राइस में चेंज आने से यहाँ पे क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इस केस में यहाँ पे रिस्पॉन्स जो देखा जा रहा है क्वांटिटी डिमांड में, चेंज प्राइस में चेंज आने से वो 0 है। इसलिए इसको बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इसको बोलेंगे। एग्जाम्पल तौर पे सपोज करो कि प्राइस आपका 10% चेंज हुआ और क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उस केस में ईडी आपका क्या हुआ? ईडी की फॉर्मूला वैल्यूज पुट करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ कुछ चेंज है 10% का। लेट्स से एग्जांपल के अंदर 10 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। 0 डिवाइड बाय कोई भी वैल्यू को हम 0 को हम किसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो उस केस में वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। तो यहाँ पे ईडी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड के केस में। इस केस में डिमांड कब कैसा होगा? वर्टिकल होगा या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। नेक्स्ट वी हैव परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जैसे हमने अपनी फर्स्ट स्लाइड में देखा था, जब हाई इलास्टिसिटी होती है, इट मीन्स कि हाई रिस्पॉन्स देखा जा रहा है। जहाँ पे हमने परफेक्टली वर्ड का यूज़ किया, परफेक्टली इलास्टिक, इट मीन्स कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम चेंज देखने को मिलेगा। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होता है? जब प्राइस में हल्का भी चेंज करने से, या प्राइस में कुछ भी ना चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड में काफ़ी बड़ा अमाउंट में चेंज देखने को मिलता है, तब आपका प्राइस डिमांड क्या होती है? परफेक्टली इलास्टिक होती है। इस केस में आपकी ईडी की वैल्यू आपकी होती है इन्फिनिटी होती है। इस केस में डिमांड कर्व जो बनता है आपका हॉरिजॉन्टल बनता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका डिमांड कर्व ए जो है वो हॉरिजॉन्टल है। प्राइस आपका वही फिक्स्ड है पी पे, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो आपका देख रहे बिना चेंज के प्राइस के यहाँ पे क्वांटिटी क्यू से Q1 भी बढ़ सकती है और क्यू से Q2 भी वो घट सकती है। तो क्वांटिटी में चेंज देखने को मिल रहा है, लेकिन प्राइस में देखने को कोई चेंज नहीं मिल रहा है। इसका फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, ये वाली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें चेंज देखने को मिल रहा है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो कोई वैल्यू हम 0 से डिवाइड करते हैं, वहाँ पे निकल के आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड केस में आपके जो ईडी की वैल्यू आएगी निकल के आएगी इन्फिनिटी। नेक्स्ट भी हम इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड के केस में ईडी की वैल्यूज होती है लेस देन 1 आती है। डिमांड कब इन इलास्टिक कब होगी? द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड
इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आएगा परसेंटेज के टर्म्स में वो कम होगा परसेंट चेंज इन प्राइस से, तब आपका ईडी की वैल्यू लेस देन 1 होगी और उसको हम बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड। इसमें आपकी वैल्यू ईडी की लेस देन 1 होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मान लो 10% चेंज आया है प्राइस में, उससे 6% चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांड में, यहाँ पे ईडी वैल्यू आ गई 0.6, दैट इज लेस देन 1। तो जब भी परसेंट चेंज इन डिमांड आपका कम होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तब आपका ईडी की वैल्यू आएगी लेस देन 1, दैट इज इनलास्टिक डिमांड। इसको ग्राफ में देख लेते हैं। ये आपका डिमांड कब है, प्राइस इतने से चेंज हो रहा है, डिमांड आपकी इतने से चेंज हो रही है, जो डिमांड में चेंज आया वो प्राइस के मुकाबले कम है, तो ये आपका इलास्टिक डिमांड कर्व हो गया। नेक्स्ट भी है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड के केस में ईडी की वैल्यू जो आती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। डिमांड कर्व इलास्टिक कब बोलेंगे, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होगी परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। जब भी जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा परसेंटेज के टर्म्स में वो ज़्यादा होगा परसेंट चेंज इन प्राइस से, तब आपकी ईडी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी और उस केस में आपकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक डिमांड होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 14% चेंज आ रहा है डिमांड में, 10% चेंज आ रहा है प्राइस में, तो 1.4। सो आपकी यहाँ पे ईडी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, डेट इज इलास्टिक। इसका ग्राफ देख लेते हैं हम। यहाँ पर ग्राफ है, डिमांड का बी है, प्राइस में चेंज आया इतने से, डिमांड में चेंज आया इतने से, डिमांड में जो ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है प्राइस के मुकाबले। सो तो ये आपका डिमांड का जो इलास्टिक डिमांड है, इसमें ईडी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। यहाँ पे एक चीज नोटिस करते हैं, ये वाला कर्व जो है आपका इलास्टिक डिमांड कर्व है, ये वाला कर्व जो आपका है इलास्टिक डिमांड कर्व है, और दोनों को मैं सेम ग्राफ पे ड्रॉ करूँ। जो बी वाला कर्व है वो इलास्टिक है और जो डी वाला कर्व जो है वो इन इलास्टिक है। तो यहाँ तो आपको देखने मिलेगा जो इलास्टिक डिमांड कर्व है वो फ्लैटर है इन इलास्टिक डिमांड कर्व के मुकाबले, दैट इज बी कर्व जो है वो फ्लैटर है डी कर्व के मुकाबले। तो यहाँ पे ये चीज निकल के आती है कि जो कर्व जितना फ्लैटर होगा उसमें इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना फ्लैटर कर्व हुआ, फ्लैटर कर्व होगा तो इलास्टिसिटी आपकी ज़्यादा होगी, और जो कर्व जितना स्टीपर होगा वहाँ पर उस कर्व में उतनी इलास्टिसिटी आपको कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वी हैव यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें ईडी वैल्यू इक्वल टू 1 निकल के आती है, और ये कब पॉसिबल है, जब आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब डिमांड क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा परसेंटेज के टर्म्स में, वो आपका परसेंट चेंज इन प्राइस के बराबर है, तब आपकी ईडी वैल्यू 1 देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एग्जाम्पल फॉर्मूला वैल्यू पुट करके देखते हैं। ईडी की वैल्यू ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 10% चेंज आ रहा है प्राइस में, वही 10% चेंज आ रहा है डिमांड में, यहाँ पे ईडी की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई 1। सो यहाँ पे ये हो गई यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो गया। इसको ग्राफ पे देख लेते हैं। ये ग्राफ है आपका, जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उतने चेंज आपको क्वांटिटी डिमांड में देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे आपकी ईडी की वैल्यू होगी इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फटाफट हम यहाँ पे ग्राफ, ये जो टेबल इसको एक बार देख लेते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में ईडी की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 0। इसमें ग्राफ कैसा बनता है आपका, वर्टिकल बनता है। ये बताता है कि प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स कितना है, 0 रिस्पॉन्स है, 0 रिस्पॉन्स।
देन हमने देखा परफेक्टली इलास्टिक, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है हॉरिजॉन्टल। इसमें बिना प्राइस में चेंज आया हुआ या प्राइस में हल्का सा चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। तो इस केस में आपका रिस्पॉन्स क्या है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स देखने को मिलता है आपको डिमांड के डिमांड में प्राइस में चेंज आने से। तो यहाँ पे ईडी वाला होती है, इन्फिनिटी होती है। ध्यान में देखा इन इलास्टिक डिमांड, इस केस में आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो होता है वो लेसन होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। इस केस में यूनिट इलास्टिक डिमांड के केस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बराबर होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। और इलास्टिक डिमांड के केस में जो ईडी वाले ग्रेटर देन होती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आपको ग्रेटर देन होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। नेक्स्ट वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को अफेक्ट करते हैं, या हम कहें कि डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। कौन कौन से डिटरमिनेंट्स है प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड के, वो हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जिस गुड के जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे उस गुड की डिमांड उतनी ही इलास्टिक होगी। इट मीन्स उस गुड की डिमांड उतनी ही रिस्पॉन्स करेगी प्राइस में चेंज आने से। इसको हम एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से कि एक गुड है, गुड ए, उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल मार्केट में जिसको हम A1 A2 A3 बोलते हैं। अगर गुड ए के प्राइस में चेंज आ रहा है, लेट्स से गुड ए का प्राइस बढ़ गया, उस केस में क्या होगा, कंज्यूमर कैसे रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्ड देगा। उस केस में गुड ए के प्राइस का बढ़ने से कंज्यूमर का ऑप्शन है कि वो गुड A1 गुड A2 या गुड A3 की तरफ मूव करे, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। जैसे गुड ए का प्राइस बढ़ेगा, कंज्यूमर गुड ए को छोड़ के गुड A1 गुड A2 और गुड A3 पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज देखने को मिलेगा वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है क्वांटिटी डिमांड के चेंज क्वांटिटी डिमांड में रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए इस केस में डिमांड जो होगी आपकी इलास्टिक होगी, क्योंकि कंज्यूमर पास ऑप्शंस है दूसरे गुड्स के जहाँ वो मूव कर सकता है। जैसे प्राइस बढ़ेगा गुड ए का, कंज्यूमर गुड A1 गुड A2 गुड A3 पर मूव करेंगे, और क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया गुड ए के, वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे डिमांड होगी मोर इलास्टिक। तो जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे किसी गुड के उतनी डिमांड उसकी ज़्यादा इलास्टिक होगी। वही दूसरी तरफ जिस गुड का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं मार्केट में, लेट्स से कि गुड बी है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, सब्स्टिट्यूट्स का कोई गुड अवेलेबल मार्केट नहीं है, तो गुड बी के प्राइस में चेंज आने से, लेट्स से गुड बी का प्राइस बढ़ रहा है, तो उसके बढ़ने से कंज्यूमर का ऑप्शन नहीं है कि वो गुड दो दूसरे गुड की तरफ मूव करे। तो वहाँ पे आपकी डिमांड जो होगी वो लेस इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी। तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूट मोर इलास्टिक, नो सब्स्टिट्यूट या फ्यू सब्स्टिट्यूट्स, देन आपकी डिमांड होगी इन इलास्टिक। देन वी हैव इनकम ऑफ कंज्यूमर। वेल्दी पीपल के लिए, जो लोग अमीर है, उनको प्राइस में चेंज आने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो उस केस में उन लोगों के लिए डिमांड जो होगी वो इन इलास्टिक होगी या लो इलास्टिसिटी उसकी लो होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई वेल्दी कंज्यूमर है, वो गुड ए कंज्यूम करता है और गुड ए का प्राइस बढ़ रहा है, तो उस केस में उस प्राइस में चेंज आने से, गुड ए के प्राइस में चेंज आने से उस कंज्यूमर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स जो कंज्यूमर करेगा अपनी क्वांटिटी डिमांड गुड ए की डिमांड के लिए, उस पर कम रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा क्योंकि उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी आपकी लो होगी। वही दूसरी तरफ अगर कंज्यूमर जो है लोअर इनकम ग्रुप से आता है, उसकी इनकम कम है, तो प्राइस में चेंज आने से उसको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा प्राइस में चेंज आने से, और उस केस में आपकी इलास्टिसिटी जो होगी वो हाई होगी। देन वी हैव नेचर ऑफ कमोडिटी, कि गुड्स का नेचर क्या है। अगर गुड आपका नेसेसरी है, कोई गुड जो आपके जीवन के लिए ज़रूरी है, उस गुड की इलास्टिसिटी आपकी हमेशा कम होगी या इनलास्टिक होगी डिमांड उसकी, क्योंकि जो ज़रूरतमंद की चीज़ें होती है वो लोगों को चाहिए अपने जीवन जीने के लिए, उसमें गुड के प्राइस में चेंज आता है, उन गुड्स के प्राइस में चेंज आता भी है, तो लोग ज़्यादा वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, फिर क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा चेंज
नहीं करते, क्योंकि वो चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है। तो नेसेसरी गुड जैसे फूड हो गए, मेडिसिन हो गए, इन केस में इनकी डिमांड होती है इनइलास्टिक होती है। ये प्राइस में चेंज होने जा रहा है, इसमें क्वांटिटी डिमांड में चेंज देखा जा रहा है, उसमें नहीं मिलता। वही दूसरी तरफ लग्जरी गुड्स, कार हो गया, वेकेशन हो गया, ऐसे गुड्स के लिए आपकी इलास्टिसिटी जो होती है वो हाई होती है, या इनकी डिमांड जो होती है इलास्टिक होती है। इलास्टिसिटी हाई होती है या इनकी डिमांड आपकी इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि ये गुड्स आपके जीवन जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, आप इनके बिना जीवन जी सकते हैं। अगर इन गुड्स के प्राइस में चेंजेस आता है तो इनकी डिमांड में आपको ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, हाई इलास्टिसिटी इलास्टिक, इसका मतलब इलास्टिक हुआ। लो लो इलास्टिसिटी, इसका मतलब हुआ इनइलास्टिक। अगर मैं हाई इलास्टिसिटी बोलूँ, इलास्टिक इसका मतलब है। अगर लो इलास्टिसिटी बोलूँ, इसका मतलब इनइलास्टिक इसका मतलब हुआ। देन वी हैव प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। अगर किसी गुड पे एक इंसान अपनी इनकम का छोटा सा हिस्सा खर्च कर रहा है, तो उस केस में उस गुड की डिमांड जो होगी वो इनइलास्टिक होगी। फॉर एग्जांपल नमक, एक इंसान अपनी इनकम का बहुत छोटा हिस्सा नमक पे खर्च करता है। अगर नमक का प्राइस में ज़्यादा चेंज आता है, नमक प्राइस में कोई चेंज आता है, तो उस केस में उस नमक की डिमांड में ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक इंसान अपनी छोटा सा एक पोर्शन जो इनकम का वो उस पे स्पेंड कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, उसकी इलास्टिसिटी लो होगी। वही दूसरी तरफ अगर इंसान अपनी इनकम का ज़्यादा एक बड़ा हिस्सा खर्च कर रहा है किसी गुड के ऊपर, तो उस गुड की इलास्टिसिटी क्या होगी, वो हाई होगी। जैसे कार अ, कार बाय करने के लिए इंसान अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करता है। अब उस केस में कार की प्राइस बढ़ता है, तो उसमें इलास्टिसिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इट मीन्स लोग वहाँ पे अपनी क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा चेंज करेंगे। देन वी हैव यूजेस ऑफ प्रोडक्ट। अगर किसी गुड को मल्टीपल पर्पस पर यूज़ किया जा सकता है, तो उस केस में उसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। प्रोडक्ट्स विथ मैनी यूजेस हैव इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मिल्क यहाँ पे एग्जांपल लेके समझते हैं कि मिल्क को हम मल्टीपल पर्पस पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे पनीर बनाने के लिए, दही बनाने के लिए एंड सो ऑन। अगर मिल्क का प्राइस कम होगा और मिल्क का प्राइस कम हो जाता है, तो लोग उसकी डिमांड बढ़ा देंगे और अदर पर्पस को यूज़ करने के लिए, दही बनाने के लिए या पनीर बनाने के लिए। तो कहना मतलब है कि जो गुड्स जितने ज़्यादा पर्पस में यूज़ होगा, उस केस में उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा इलास्टिक होगी। वही दूसरी तरफ जिस गुड्स को सिर्फ कुछ पर्पस से यूज़ किया जाता है या एक पर्पस से यूज़ किया जा सके, उस गुड की डिमांड आपको हमेशा इलास्टिक देखने को मिलेगी। वही नेक्स्ट वी हैव टाइम पीरियड। टाइम पीरियड शॉर्ट रन के अंदर, छोटे समय अंतराल के अंदर गुड्स की डिमांड जो होती है वो इनइलास्टिक होती है। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट रन में गुड की डिमांड इलास्टिक होती है और लॉन्ग रन में गुड की डिमांड इलास्टिक होती है। इसको हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है। शॉर्ट रन में क्या होता है, किसी भी गुड का सब्स्टिट्यूट ढूंढना मुश्किल होता है, अवेलेबल नहीं होता। तो उस शॉर्ट रन के अंदर उस गुड की डिमांड इलास्टिक है। इट मीन्स अगर शॉर्ट रन में उस गुड का प्राइस चेंज आ रहा है, तो लोग अपनी डिमांड उस गुड की ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, इलास्टिक डिमांड होगी। वहीं लॉन्ग रन में क्या होगा, उस गुड के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो जाते हैं और लोग अपनी हैबिट भी चेंज कर सकते हैं लॉन्ग रन के अंदर। तो लॉन्ग रन में अगर उसी वुड का प्राइस बढ़ता है, तो लॉन्ग रन में अगर उसी वुड का प्राइस चेंज होता है, तो लोगों का ऑप्शन हो गए दूसरे गुड्स में मूव करने का, और उस केस में आपको उस गुड का डिमांड इलास्टिक देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट रन में आपकी गुड की डिमांड इलास्टिक होती है, लॉन्ग रन में आपकी गुड्स की डिमांड इलास्टिक होती है। तो ये थे आपके फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके सिलेबस में 3 मेथड दिए गए हैं प्राइस इलास्टिक डिमांड को मेजर करने के लिए। फर्स्ट परसेंटेज मेथड, जिसको परसेंटेज चेंज मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, देन ज्योमेट्रिक मेथड। पहले हम परसेंटेज मेथड को समझ लेते हैं, ये है क्या। परसेंटेज मेथड मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय डिवाइडिंग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज मेथड जो है वो मेजर करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। उसका फॉर्मूला है
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैं यहाँ पे ध्यान ध्यान दीजिएगा, चीज़ समझने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेट्स से कि ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये आपका इनिशियल प्राइस, इनिशियल कंडीशन है, ये आपकी फाइनल कंडीशन है। 5 10 तो इनिशियली आपका प्राइस जो था वो 5 था, उस प्राइस का क्वांटिटी डिमांड आपका 10 था। प्राइस आपका बढ़ के 5 से 10 हो गया, तो फाइनल प्राइस आपका क्या हुआ 10, और क्वांटिटी डिमांड आपकी 10 पे 10 से घट के 5 पे आ गई, तो फाइनल क्वांटिटी डिमांड आपकी कितनी हुई 5 हो गई। तो यहाँ पे चेंज जो निकालना प्राइस में चेंज वो आएगा 10 माइनस 5। एक बात याद रखिएगा, चेंज का फॉर्मूला होता है निकालने का फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल प्राइस कितना था 10 था, और आपका इनिशियल प्राइस क्या था 5 था, ये आपका चेंज बताएगा। और वही चेंज इन क्यू कितना होगा 5 माइनस 10। फाइनल क्वांटिटी 5 थी, इनिशियल क्वांटिटी आपकी 10 है, तो आपका चेंज इन क्यू आपका ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। ये जो साइन जो है इसे हम डेल्टा बोलते हैं, ये इंडिकेट करता है चेंज। ठीक है, आपने टेबल समझ लिया कि चेंज कैसे निकालते हैं। चेंज होता आप निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल से, फाइनल वैल्यू में से आपको इनिशियल वैल्यू माइनस करना देता है, तो आपके पास चेंज निकल के आता है। अब हम देखते हैं परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन क्यू। जब हमने यहाँ पे यार देखा चेंज इन क्यू, दैट इज फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू यहाँ पे क्या है इनिशियल क्वांटिटी, ये वाली, इनटू 100। ये आपका फॉर्मूला है चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालने का। इन द सेम लाइन परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन डिवाइडेड बाय पी। पी यहाँ पे इनिशियल प्राइस की बात हो रही है, ये इनिशियल प्राइस 5, ये पी वो इंडिकेट करता है। ये आपका फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंजिंग प्राइस का। तो परसेंटेज मेथड से का फॉर्मूला है वो है ईडी निकालने का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमने देखा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का फॉर्मूला हो गया डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। परसेंट चेंज प्राइस का फॉर्मूला हो गया डेल्टा पी बाय पी इंटू 100। 100 से 100 यहाँ पे कट गया आपका, अब मैं बचा डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी। आपका बचा है डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी डिवाइड बाई पी। इसको रीअरेंज करेंगे, डेल्टा क्यू बाई क्यू नीचे आ गया, ये डिवाइड में था मल्टीप्लाई होगा, उल्टा हो जाएगा, नीचे ऊपर, ऊपर वाला नीचे, पी ऊपर गया, डेल्टा पी नीचे आ गया। इसको मैं रीअरेंज किया, अब आया डेल्टा क्यू डिवाइड डेल्टा पी इंटू क्यू। तो आपका एक सेकंड फॉर्मूला बन गया प्राइस वास्ते डिमांड निकालने का, ये जो कि है डेल्टा क्यू डेट चेंज इन क्यू डिवाइड बाई चेंज इन पी इंटू पी डिवाइड बाई क्यू। या पी इंडिकेट करता है इनिशियल प्राइस और क्यू इंडिकेट करता है आपका इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड। तो आपका एक फॉर्मूला निकल कर ये भी आ गया। तो आपके पास अब दो फॉर्मूलेस हो गए प्राइस डिमांड निकालने के। पहला फॉर्मूला ये percentage change in price quantity demand divided by percent change in price। then we have another formula जो कि है ED इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी डिवाइड बाई क्यू। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब परसेंटेज मेथड से आकर ED की वैल्यू आपके पास ये 5 तरह से आ सकती है। आके ED वैल्यू 0 की आ सकती है, उस केस में आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगा। इक्वल टू 1 आएगी वैल्यू तो आपकी यूनिटी इलास्टिसिटी हो जाएगी। इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा तो परफेक्टली इलास्टिक होगा। लेस देन 1 आएगा, ED की वैल्यू तो आपकी इनलास्टिक हो गई।
ग्रेडियंट बनाएगा तो यहाँ की ईडी वैल्यू आप होगी इलास्टिक हो गई। और ध्यान रखिए यहाँ पे ईडी की वैल्यूज हम कह रहे हैं एब्सोल्यूट टर्म्स ले रहे हैं। यहाँ पे ईडी की वैल्यू जो है एब्सोल्यूट वैल्यूज ले रहे हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स इग्नोरिंग साइंस। तो नेगेटिव वैल्यूज आएगी ईडी की निकल के, जो हमेशा नेगेटिव आती है। मैं फर्स्ट क्लास साइन स्टूडेंट बताया था मैंने आपको साइन को इग्नोर करना है। आपके यहाँ पे ईडी की वैल्यू को आपको एब्सोल्यूट लेनी है। देन वी हैव टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बताता है, फोकस करता है कि चेंज प्राइस में चेंज आने से टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब है प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस में चेंज आने से टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा, उस चेंज को देख के वो यहाँ पे इलास्टिसिटी डिटरमाइन होती है कि गुड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है या यूनिटी इलास्टिक है। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, कहने मतलब अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा है उससे मेरा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा रहेगा, तो उस केस में डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। वही दूसरी तरफ अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, इट मीन्स अगर प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, तब उस केस में डिमांड जो होगी आपकी होगी इलास्टिक होगी। वही तीसरी तरफ अगर प्राइस में चेंज आने से, प्राइस मान लो बढ़ रहा है या घट रहा है, उसमें चेंज आने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, नो चेंज, देन आपकी डिमांड जो होगी यूनिटरी इलास्टिक होगी। जब हम इसको पेपर के थ्रू समझते हैं। केस ए, केस ए में क्या हुआ, प्राइस आपका 6 से घट के 5 आ गया, जिसके वजह से डिमांड आपकी जो है 10 से घट के 20 आ गई। जब प्राइस 6 था उस केस में टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, 60। टोटल एक्सपेंडिचर में बताया आपको, निकालते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांड, कितना खर्चा हो रहा है, बेसिकली कंज्यूमर कितना खर्च कर रहा है, वो हो गया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। तो 6 प्राइस पे टोटल क्वांटिटी बाय कर रहा है 10, और टोटल एक्सपेंडिचर इतना होगा 6 इंटू 10 60। जब प्राइस 5 हुआ, 20 यूनिट का डिमांड कर रहा है, तब टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 5 इंटू 20 100। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा प्राइस 6 से 5 हुआ घटा, टोटल एक्सपेंडिचर आपका 6 से 60 से 100 हो गया, मतलब ये बढ़ गया। आपका प्राइस यहाँ पे घट रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ रहा है। यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगी उसकी, ग्रेटर देन 1 होगी या इलास्टिक डिमांड यहाँ पे होगा। वही केस बी में प्राइस 4 था, टोटल क्वांटिटी डिमांड 30 है, प्राइस घट के 3 हुआ, 3 पे क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे 40 है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ जब प्राइस 4 का, 40, 4 इंटू 30 120। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ जब प्राइस 3 था, 3 इंटू 40 120। तो यहाँ पे देखा आपने प्राइस में चेंज आया, प्राइस आपका घटा, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है, टोटल एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं आ रहा, 120 पे ही है। तो यहाँ पे ईडी वाली क्या होगी आपकी, इक्वल टू 1 या यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। वही केस सी में देखते हैं, प्राइस घट रहा है 2 से 1 पे, 2 से 1 प्राइस घटने से क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांड आपकी 50 से 60 बढ़ गई। जब प्राइस 2 पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 2 इंटू 50 100। प्राइस 1 पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 1 इंटू 60 60। तो यहाँ पे देखा आपने प्राइस घटा और टोटल एक्सपेंडिचर आपका घट गया, 100 से 60 आ गया। यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है आपका। तो डिमांड आपकी क्या होगी, इनइलास्टिक होगी, और ईडी की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। तो आपके यहाँ पे डिमांड इनइलास्टिक है। सो ये बात क्योंकि रिवाइज करते हैं, हमने इसमें स्लाइड में क्या पढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आपका फोकस करता है प्राइस चेंज और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशनशिप है, उसके बेसिस पर इलास्टिसिटी वो डिटरमाइन करता है। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तब आपका डिमांड जो है इनइलास्टिक है। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में
इन्वर्स रिलेशनशिप है, देन आपका डिमांड जो है वो इलास्टिक है। अगर प्राइस में चेंज आने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो कांस्टेंट है या अनचेंज्ड है, देन आपका डिमांड जो है वो यूनिटरी इलास्टिक है। नेक्स्ट वी हैव ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड यूज किया जाता है किसी लीनियर डिमांड कर्व पे इलास्टिसिटी फाइंड करने के एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। पहले देख लेते हैं द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। ज्योमेट्रिक मेथड आपको यूज किया जाता है किसी लीनियर डिमांड कर्व पे, किसी लीनियर डिमांड कर्व पे किसी पॉइंट पे इलास्टिसिटी फाइंड करने के लिए, और उसका फॉर्मूला होता है आपका लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। ये है क्या, हम समझते हैं। इस ग्राफ पे ध्यान दीजिए, पॉइंट ए, पॉइंट ए का लोअर सेगमेंट मतलब पॉइंट ए के नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये लोअर सेगमेंट हुआ, लोअर सेगमेंट, और इसको ऊपर वाला हिस्सा आपका अपर सेगमेंट हुआ। तो लोअर सेगमेंट यहाँ पे तो है पॉइंट ए पे, लेकिन अपर सेगमेंट वहाँ पे 0 है। पॉइंट ए के ऊपर तो कोई हिस्सा नहीं है डिमांड कर्व का, इट मीन्स वहाँ का अपर सेगमेंट क्या है, 0 है। तो किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे, आपकी इलास्टिसिटी क्या निकल के आएगी, इन्फिनिटी निकल के आएगी। तो पॉइंट ए पे आपकी इलास्टिसिटी जो है इन्फिनिटी है इस कर्व के ऊपर। यहाँ पॉइंट डी की बात करते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, पॉइंट डी पे लोअर सेगमेंट ये वाला है और अपर सेगमेंट है ये वाला, अपर सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या है, लोअर सेगमेंट आपका ज़्यादा है अपर सेगमेंट से, और रेशियो क्या है, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। ऊपर वाला वैल्यू ज़्यादा है नीचे वाली वैल्यू से, तो इसका रेशियो का पूरा वैल्यू क्या आएगा, वो ग्रेटर देन 1 निकल के आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो लोअर सेगमेंट का जो लेंथ है 10 मान लूँ मैं इस एग्जांपल में, और अपर सेगमेंट का लेंथ पर 2 मान लो, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 5, दैट इज ग्रेटर देन 1। जब भी आपका नोमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो आपका रेशियो की वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी। और जब आपका नोमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, मतलब नोमिनेटर मतलब आपका ऊपर वाला, डिनोमिनेटर पर नीचे वाला, तब आपकी जो वैल्यू निकल के रेशियो की वो लेस देन 1 निकल के आएगी। अब पॉइंट ई पे देखते हैं, पॉइंट ई पे क्या हो रहा है, लोअर सेगमेंट ये है, अपर सेगमेंट ये है, ये आप लोअर सेगमेंट है, ये आपका अपर सेगमेंट है। लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट दोनों बराबर है, तो यहाँ पे ई डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी पॉइंट ई पे। अब पॉइंट सी पे, सॉरी, पॉइंट सी पे। अब पॉइंट ई पे देखते हैं, आपको लोअर सेगमेंट छोटा है अपर सेगमेंट के मुकाबले, ये आपका लोअर सेगमेंट है, ये आपका अपर सेगमेंट है। तो लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, अपर साइड लोअर सेगमेंट छोटा है, तो यहाँ पे ई डी वाली लेस देन 1 आएगी। अब पॉइंट बी पे क्या होगा, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट कोई है नहीं, पॉइंट बी से नीचे कोई हिस्सा नहीं है, तो 0। अपर सेगमेंट पूरा पूरा अपर सेगमेंट है, अपर सेगमेंट यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे। तो आपने देखा लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर, लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर जो मिड वैल्यू होगी डिमांड कर्व की, जो यहाँ पे सी है, पॉइंट सी, मिड वैल्यू पर आपकी ईडी की वैल्यू जो निकल के आएगी इक्वल टू 1 निकल के आएगी। उससे ऊपर आपका डिमांड कर्व जो होगा वो इलास्टिक होगा, ये आपका इलास्टिक पोर्शन है डिमांड कर्व का, ए से लेकर सी के बीच में इलास्टिक पोर्शन है, और सी से लेके बी के बीच में ये आपका इन इलास्टिक पोर्शन है डिमांड कर्व का। तो लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर मिड पॉइंट पे होता है, डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पे ये आपकी इलास्टिसिटी y इक्वल टू 1 होती है, डेट यूनिट इलास्टिक होता है। मिड पॉइंट से ऊपर आपका डिमांड कर्व का जो हिस्सा होता है, उस रीजन में आपका इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक होती है। और मिड पॉइंट से नीचे आपकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है, जो हमने इस फॉर्मूला को पुट करके वैल्यूज पुट करके देख लिया, निकाल के क्या वैल्यूज आ रही थी। तो ये आपका था थर्ड मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, जिसमें हम लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर जो हर एक अलग अलग पॉइंट पे आपकी अलग अलग इलास्टिसिटी होती है, वो कैसे निकालते हैं हमने वो चीज़ देखिए। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू जो ईडी की वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट आपको इतना पता चल जाएगा
कि आपका डिमांड इलास्टिक है कि या इन इलास्टिक है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। आपको एग्जैक्ट वैल्यू ईडी की वो परसेंटेज मेथड से ही मिलेगी, जो हमने फर्स्ट मेथड में पढ़ा था, जिसमें फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड परसेंट चेंज इन प्राइस। उसी से आपको वैल्यू मिलेगी इलास्टिसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू। बाकी तो दो मेथड्स हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड, इसकी हेल्प से आपको ईडी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। इससे सिर्फ आप इतना पता कर सकते हैं कि डिमांड आपकी इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। बस आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक दे रखा है कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड का। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा कि एक लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर, जो आपकी डिमांड कर्व है लीनियर डिमांड कर्व, इसके ऊपर हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी अलग अलग आ रही थी। मिड पॉइंट पे आपकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 थी, मिड पॉइंट से ऊपर इलास्टिसिटी आपकी डिमांड आपकी इलास्टिक था, और मिड पॉइंट से नीचे आपका डिमांड आपका इन इलास्टिक था। अब लेकिन कुछ डिमांड कर्व ऐसे होते हैं जिसमें थ्रू आउट आपका इलास्टिसिटी आपका कांस्टेंट रहता है, वो इलास्टिसिटी आपकी चेंज नहीं होती। वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और तो आपके एनसीईआरटी में ये दो केस दे रखे हैं जहाँ आपको इलास्टिसिटी आपको कांस्टेंट देखने को मिलती है डिमांड कर्व में। पहला केस आपका दे रखा है परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड का। जब आपका कर्व वर्टिकल होता है या पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, तो इस केस में आपका ईडी जो होता है इक्वल टू 0 होता है थ्रू आउट किसी पॉइंट पे। तो पहला केस आपको दे रखा है इलास्टिसिटी डिमांड एट ऑल पॉइंट अलोंग द वर्टिकल लाइन डिमांड कर्व इज 0, कांस्टेंट इलास्टिसिटी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही। पर दूसरा एग्जांपल दे रखा है, दूसरा आपका केस दे रखा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। जब आपका डिमांड का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, उस केस में आपकी इलास्टिसिटी होगी हर एक पॉइंट पे डिमांड कर्व पे इक्वल टू 1 होगी। अगर समझते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या है, यहीं बना देते हैं उसको। ये कर्व आपका है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसकी खासियत क्या होती है, इस कर्व के अंदर जितने भी रेक्टेंगल बनते हैं ना, लेट्स से कि एक रेक्टेंगल ये बना, एक रेक्टेंगल ये बना, और एक रेक्टेंगल ये बना, जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे उन सबका एरिया आपको सेम देखने को मिलेगा। ये रेक्टेंगल हाइपरबोला का एक फीचर होता है। रेक्टेंगल हाइपरबोला कर्व का एक फीचर ये होता है कि उसके अंदर कर्व का जितने भी रेक्टेंगल आप ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे आप, उस सबका एरिया सेम होगा। जैसे इस ग्राफ पे देखते हैं, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व है। हमने पहला रेक्टेंगल लिया है कि ये जो मैंने ब्लैक रंग से मैंने शेड कर दिया, तो ब्लैक कलर रेक्टेंगल जो है उसका एरिया कितना है 60 इंटू 20 1200। बेसिकली ब्लैक रेक्टेंगल के केस में प्राइस आपका था 60, उस पॉइंट पर क्वांटिटी डिमांड आपकी 20 थी, 20 आपकी क्वांटिटी डिमांड थी ब्लैक रेक्टेंगल के केस में। वही मैं दूसरा रेक्टेंगल ले रहा हूँ, एक कलर चेंज कर लेता हूँ उसका मैं, ब्लू। एक रेक्टेंगल मैंने लिया है ब्लू कलर वाला, ब्लू रेक्टेंगल। उसमें क्या हो रहा है, प्राइस कितना है ब्लू वाले केस में, प्राइस 40 है आपका, क्वांटिटी डिमांड आपका 30 है। अब ब्लू रेक्टेंगल का एरिया कितना है, एरिया का मतलब हुआ कि इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे ब्लू वाले का। एरिया फॉर्म में होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई कितनी है 40, चौड़ाई कितनी है 30, तो 40 इंटू 30 1200। तो आपने देखा रेक्टेंगल सेम, जितने भी दम दो रेक्टेंगल बनाए रेक्टेंगल हाइपरबोला के अंदर, आपका उसका अंदर एरिया जो है दो रेक्टेंगल का सेम निकल गया है, डेट इज 1200। ये फीचर जब बताया मैंने आपको, मैं इस फीचर को मैंने आपके रफ बना के दिखाया मैंने आपको कि कैसे हुआ ये। एक बार इसको रफ कर लेते हैं। पॉइंट 8 जो ब्लैक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है, उसको प्राइस कितना है 60, 60, क्वांटिटी कितनी है आपकी 20, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पे 1200। अब पॉइंट बी जो आपका ब्लू रेक्टेंगल का पॉइंट है, उसमें प्राइस कितना है आपका 40, क्वांटिटी कितनी है आपकी 30, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना निकल के आया
1200। तो यहाँ पे देखा आपने प्राइस में चेंज आने से प्राइस 60 से 40 हुआ, लेकिन तब भी टोटल एक्सपेंडिचर आपका जो है वो अनचेंज्ड है 1200 पे। तो इस केस में क्या है, आपका जो इलास्टिसिटी है, जो हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था कि प्राइस में चेंज आने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता, तो उस केस में इलास्टिसिटी क्या निकल के आती है, इक्वल टू 1। तो इस केस में इलास्टिसिटी क्या निकल के आई, ईडी निकल के आया इक्वल टू 1। इस ग्राफ के अंदर आप कोई भी दो पॉइंट्स या दो रेक्टेंगल ले लीजिए, आपको हर केस में यही देखने को मिलेगा कि प्राइस में चेंज आएगा, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में हर एक पॉइंट पे, अगर मैं पॉइंट ए पे देखा, पॉइंट बी पे देखा, आपकी ईडी जो है इक्वल टू 1 निकल के आएगी। आई होप कि आप ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ आ रही हो। अगर इस कॉन्सेप्ट समझ में आपको कोई दिक्कत आ रही हो या कहीं आपको डाउट्स हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपको वहाँ पे इसका सॉल्यूशन या आपको वहाँ पे गाइड कर दिया जाएगा कमेंट के माध्यम से। तो ये चैप्टर यहीं तक था। इस चैप्टर में हमने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा, उसके डिफरेंट मेथड्स पढ़े, उसके डिटरमिनेंट्स हमने पढ़े, प्राइस इलास्टिक डिमांड के डिटरमिनेंट्स कौन कौन से हैं। उसका हमने 3 मेथड्स जो मेंशन्ड आपके सिलेबस में, परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड ज्योमेट्री मेथड, हमने वो भी पढ़ा। और एक एडिशनल टॉपिक जो आपका सिलेबस मेंशन नहीं था, बट मैंने फिर भी स्लाइड में डाला क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो एनसीईआरटी में गिवन था, उस पर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। डेट कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड का जो 2 आप केस गिवन थे एनसीईआरटी, मैंने वो भी इसके अंदर स्लाइड में मैंने डाल दिया है। थोड़ा अगर आपको वहाँ पे दिक्कत आई हो समझने में उस टॉपिक को, कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड का टॉपिक समझने में, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे आपको चीज़ें समझा दी जाएगी। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके बेस पे करते हैं जो हमने पढ़ा अभी तक। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब प्राइस 4 है तो क्वांटिटी डिमांड में 25 यूनिट है, जब प्राइस बढ़ के 5 हुआ उससे डिमांड घट के 20 होगी, आपको प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड निकालना है। सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे इसका, प्राइस क्वांटिटी, पहला आएगा आपका इनिशियल, देन आपका आएगा फाइनल। प्राइस 4 था इनिशियली, उसका क्वांटिटी डिमांड आपका 25 था, प्राइस बढ़ के 5 हो गया, फाइनल प्राइस आपका 5 हो गया, क्वांटिटी डिमांड आपकी होगी घट के 20 फाइनल क्वांटिटी डिमांड। तो चेंज इन पी क्या आया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। चेंज इन क्यू निकल के क्या आया, फाइनल माइनस इनिशियल, 20 माइनस 25 माइनस 5। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, चेंज इन क्यू, क्वांटिटी कितना चेंज आया, डिवाइड बाय क्यू, दैट इज इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। तो -5 इनिशियल क्वांटिटी आपकी 25 थी, इंटू 100, 5 पर 25, ये आपका आ गया -20। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या आएगा, चेंज इन पी डिवाइड बाई पी इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज इन पी कितना आ रहा है आपका 1, इनिशियल प्राइस कितना था 4 इंटू 100, तो आपका हो गया ये 25। फॉर्मूला आपका ईडी का, ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया 20% से, यहाँ पे आपका 25% से, तो आपका हो गया -0.8, 5 चुके 20, 525 -0.8। ईडी की वैल्यू आपकी आ गई -0.8। अब मैंने आपका कहा था ईडी की आपको पॉजिटिव लेनी है, जब भी आप उससे इंटरप्रिटेशन निकालेंगे तो ईडी की वैल्यू पे लेंगे यहाँ पे 0.8, दैट इज लेस देन 1 इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड। इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर देखते हैं। एक फॉर्मूला जो हमने और बनाया था वो था ए डी इक्वल टू चेंज इन क्यू डिवाइड बाई चेंज इन पी इंटू पी डिवाइड बाई क्यू। तो चेंज इन पी कितना आया यहाँ पे आपका -5, चेंज इन पी आया 1। यहाँ पे पी आपका है इनिशियल प्राइस आपका 4 था, और क्यू आपका है इनिशियल क्वांटिटी, तो इनिशियल क्वांटिटी 25 थी। सो सॉल्व करेंगे, -20/25 -0.8, डेट इज 0.8।
इससे भी आपकी वैल्यू निकल के आएगी 0.8 लेस देन 1 इन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट हमको दे रखा है, हमको डिमांड का इक्वेशन दे रखी है। आप बोला है कि प्राइस जब 5/3 होगा तो उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी इसकी क्या होगी। अब इस केस में आपको कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है इलास्टिसिटी डिमांड निकालने के लिए। यहाँ का परसेंटेज चेंज मेथड आप यूज़ नहीं कर सकते कि आपको दो प्राइस या दो क्वांटिटी आपको यहाँ पर नहीं दे रखी, जैसे आप चेन निकाल तो परसेंटेज चेन निकाले, वो चाह रहे आप वो फॉर्मूला यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक फॉर्मूला है ईडी इक्वल टू चेंज इन क्यू डिवाइड बाई चेंज इन पी इंटू पी डिवाइड बाई क्यू। और आपको यहाँ पे डिमांड कब दे रखी है, डिमांड कब दे रखी है क्यू इक्वल टू 10-3p। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेंज इन क्यू डिवाइड बाई चेंज इन पी निकालेंगे यहाँ पे तो -3 निकल के आएगा। ये चीज़ मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ पता होगी। हमने यहाँ पे सॉल्व कैसे किया, हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया इस फंक्शन को, क्यू का डिफ्रेंशिएट किया पी के टर्म्स में, पी के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास आया निकल के -3। अगर आपको ये भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, अगर आपको ये चीज़ समझ में दिक्कत है कि हमने ये कैसे किया, तो कमेंट पे बताइएगा, आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि ये चीज़ कैसे निकलती है। इस पर नया वीडियो बना दिया जाएगा कि ये चीज़ें कैसे होती है, इलास्टिसिटी और डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है माइक्रोइकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स के, वो उस पर भी एक छोटा वीडियो बना दिया जाएगा। अगर आपको अगर यहाँ पे एक चीज़ समझ ना आ रही हो तो आपके पास चेंज इन के बाद चेंज इन पी आ गया -3, आपके पास ये वैल्यू आ गई है। आपको दे रखा है पी इक्वल टू 5/3, आपको पी भी दे रखा है, आपको क्यू निकालना है। तो पी की वैल्यू सपोर्ट करेंगे, क्यू इक्वल टू 10-3p, तो आपको क्यू भी निकल के आ जाएगा 3, 5/3, 3 से 3 कट गया, 10-5, 5। अब क्यू क्या आ गया, आपके पास 5 आ गया, आपके पास पी भी आ गया, पी आपको देखते हैं 5/3। फॉर्मूला पुट कर देंगे, ई डी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी कितना आया था -3, पी कितना आपका आया था 5/3 डिवाइड बाई क्यू कितना था 5 था। इसको सॉल्व करते हैं, -3, इसको 5 को मैं यहाँ ले आता हूँ, इसका नीचे मल्टीप्लाई में है, और 5/3 बस लिख लेता हूँ। 5 और 5 3 से 3 गया, -1, एब्सोल्यूट टर्म से 1, ये आपको होगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट हमको दे रखा है कि ईडी दे रखा है -0.2, बोला है कि 5% से इंक्रीज हुआ प्राइस, तो डिमांड में क्या चेंज आएगा, हमसे ये पूछा हुआ है। कि यहाँ पे ईडी आपको गिवन है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको गिवन है, आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना है। तो सिंपली आप यहाँ पे आपको परसेंटेज मेथड यूज करना है सॉल्व करने के लिए, जो कि है ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे ईडी कितना दे रखा है आपको -0.2, तो यहाँ पे हम ईडी की वैल्यू -0.2 ही लेंगे सॉल्व करते हुए। ईडी की वैल्यू हमेशा माइनस में लेनी है, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपको तब वैल्यूज की माइनस में ही लेनी है सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज जब भी आप ईडी की वैल्यू से इंटरप्रिटेशन निकालेंगे या दो ईडी की वैल्यू कंपेयर करेंगे, तब आपको ईडी की वैल्यू जो माइनस में है, उसको माइनस साइन आपको इग्नोर करना है। ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन आएगी आपको, तो आप क्वेश्चन 100% एग्जाम में आप गलत कर देंगे। तो परसेंट चेंज क्वांटिटी वन को निकालना है, परसेंट चेंज प्राइस रखा है 5 आपका 5% इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे 5 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई चेंज सॉल्व करेंगे इसको, -0.2 इंटू 5, ये आउट के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम सकते हैं 2 को 2/10 पॉइंट गया, एक नीचे आ गया, इंटू 5 -1 5 1, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आया -1। इट मीन्स कि आपका क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हुआ, डिक्रीज बाय 1%। समझ आया सवाल, यहाँ पे आपको सिंपल था, कुछ था नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट हमको दे रखा है ईडी की वैल्यू -0.2 दे रखी है, और आपको बोला है कि अगर प्राइस में चेंज आ रहा है 10% से, तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा। यहाँ पे आपसे टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज पूछा है, ना कि
चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज मेथड का, वो यहाँ पे आपको यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे वो यूज़ करना है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और क्या कहता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड वो क्या बोलता है, अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, देन आपका डिमांड जो होगा वो इनइलास्टिक होगा। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में आपका नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो आपका जो डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा। अगर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज आ रहा है, नो चेंज, जब प्राइस चेंज हो रहा है तो आपका डिमांड क्या है, यूनिटरी इलास्टिक है। तो ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आपको तीन चीज़ें बताता है कि कब आपका इलास्टिक है डिमांड, कब इलास्टिक है, कब आपका यूनिटरी इलास्टिक है। अगर प्राइस इलास्टिक डिमांड यहाँ पे दे रखा है, ईडी वाली दे रखी है आपको यहाँ पे -0.2, एब्सोल्यूट टर्म्स में 0.2 लेस देन 1, मतलब इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड के केस में क्या होता है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इनइलास्टिक डिमांड के केस में प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। सो अगर प्राइस आप कह रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है 10% से, इट मीन्स कि टोटल एक्सपेंडिचर आपका यहाँ पे बढ़ रहा होगा। सो इस क्वेश्चन में क्या चेंज, आंसर क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज। इसको सवाल में पूछा गया है टोटल एक्सपेंडिचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है 10% से, जब आपका प्राइस लास्ट डिमांड -0.2 है, तो इस केस में आंसर क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज होगा। 4% से आपका प्राइस गिर रहा है, जिसके कारण से टोटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ रहा है 2% से, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, प्राइस बढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर आपका गिरा, कैसा रिलेशनशिप है यहाँ पर, नेगेटिव नेगेटिव रिलेशनशिप। प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर गिर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप है यहाँ पे प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर बीच में। जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में, तब आपका इलास्टिसिटी क्या होता है, डिमांड होती है आपकी इलास्टिक होती है, इलास्टिक डिमांड। तो इसका आंसर क्या हुआ, डिमांड आपकी होगी इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि प्राइस आपका 10 से गिर के 8 पे आ गया, जिसके कारण से डिमांड आपकी 80 से बढ़ के 100 पे चली गई। तो उस केस में प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या होगा, आपको बताना है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। आपको यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करके बताना है कि यहाँ पे प्राइस इलास्टिक डिमांड यहाँ पे क्या होगी। सॉल्व करते हैं। प्राइस क्वांटिटी, प्राइस यहाँ पे कितना आपका पहले 10 था, उस पर आपकी डिमांड थी 80, 10 से बढ़ के आपका घट के प्राइस 8 हो गया, उसे डिमांड आपकी होगी 100। टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर वही प्राइस इंटू क्वांटिटी। जब 10 प्राइस था, 80 यूनिट डिमांड की, टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 10 इंटू 80, 800। जब प्राइस बढ़ के 8 हो गया, घट के 8 हो गया, तब आपकी डिमांड बढ़ के 100 होगी, 80 से 100 हो गई। टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, प्राइस 8 पे, 8 इंटू 100, 800। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस आपका घट रहा है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है, इसमें नो चेंज है, कांस्टेंट है टोटल एक्सपेंडिचर आपका 800 पे। इट मीन्स कि आपके यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, दैट इज ईडी की वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू 1 है। अगला क्वेश्चन है, वो कहता है कि जब प्राइस आपके गुड का 8 रुपये था, तो कंज्यूमर डिमांड थी 160 यूनिट।
प्राइस उसकी घट के 6 हो गई, तो कंज्यूमर कितनी डिमांड करेगा प्राइस 6 पे, अगर उसकी प्राइस लास्ट डिमांड जो है 0.2 है। थोड़ा सवाल है हल्का सा, बाकी सवाल के मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल है, तो ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्राइस क्वांटिटी, प्राइस आपका पहले 8 था, इनिशियल प्राइस आपका 8 था, उस पर क्वांटिटी 160 यूनिट थी। अब प्राइस घट गया आपका 6 हो गया, तो आपका नया क्वांटिटी डिमांड क्या होगा 6 प्राइस पे, आपको वो निकालना है। मैं इसको एक एक्स मान लेता हूँ, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो चेंज इन पी क्या निकल के आया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू प्राइस 6 था, 6 माइनस 8 माइनस 2, चेंज इन क्यू निकल के क्या आया, एक्स माइनस 160। यहाँ पर आपको ईडी वैल्यू रखी है आपको -2, आपको यहाँ पे वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन पी इंटू पी डिवाइड बाय क्यू। ईडी वैल्यू आपको दे रखी है -2, चेंज इन क्यू आपको दे रखा है एक्स माइनस 160, मतलब आपने निकाला है। चेंज इन पी आपके पास निकल के आया -2, पी आपका यहाँ इनिशियल प्राइस है, इनिशियल प्राइस आपका था 8, क्यू आपका यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी जो थी 160। इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस 160 -2, 8 डिवाइड बाई 160 आपका हो गया 1/20। तो इसको सॉल्व करते हैं, -2 एक्स माइनस 160 -2 इंटू 20 -40, एक्स माइनस 160 -40 वहाँ ले रहेंगे, इंटू पर -2 से -2 -40, इसको हम यहाँ करते हैं, तो हो गया एक्स माइनस 160 -2 इंटू -40 आपको हो गया 80, एक्स इक्वल टू 160 80 -160 यहाँ पे +160 हो जाएगा, ताकि एक्स की वैल्यू निकल के आके आगे 240। तो बेसिकली जब प्राइस आपका एट प्राइस इक्वल टू 6, क्वांटिटी डिमांड आपकी क्या आएगी 240, यह हो गया आपका आंसर। तो एक्स की जगह पे क्या निकल के आई है 240। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था ये, सिंपल ही था, बस छोटा सा आपको यहाँ पे अपोजिट अपनाना था कि पहले कौन सा फॉर्मूला को यूज़ करना है, पहले आपको वो डिसाइड करना था। आपने पहले चेन पी चेन क्यू निकाला, आप एरिया आपको वाले यहाँ पे गिवन थी, आपके पास इनिशियल पी या इनिशियल क्यू आप पे गिवन था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे परसेंटेज मेथड चीज़ यहाँ पे होगा नहीं, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड परसेंटेज इन प्राइस। और दूसरा फॉर्मूला जो है चेंज इन क्यू डिवाइड बाई चेंज इन पी इंटू पी डिवाइड बाई क्यू, आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना था। बाकी बेसिक कैलकुलेशन थी, वो कैलकुलेशन करके यहाँ पे आपको आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी सेम अप्रोच का क्वेश्चन है जो हमने पहले देखा अभी। बोल रहा है कि जब प्राइस 5 है, द क्वांटिटी डिमांड आपकी 80 यूनिट्स है, प्राइस लास्ट डिमांड आपको -2 देखा है। अब बोला है किस प्राइस पे वो 64 यूनिट्स डिमांड करेगा। लास्ट क्वेश्चन में आपको क्वांटिटी निकालनी थी कि नए प्राइस पे क्वांटिटी कितनी होगी फाइनल प्राइस पे। इस सवाल में आपको निकालना है कि फाइनल क्वांटिटी जो आ रही है उसका प्राइस क्या होगा। तो सेम अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये करते हैं इसको भी। पी डिवाइड बाई क्यू, पी दे रखा है आपको इनिशियल 5, इस पर आपकी डिमांड दे रखी है 80, नई डिमांड दे रखी है कुछ 64, आपको पी निकालना है, इसका प्राइस का होगा, हम एक्स मान लेते हैं। तो चेंज इन पी यहाँ पे आ गया आपका एक्स माइनस 5, डेट इज फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन क्यू आपका आ गया 64 -80, डेट इज -16। ये डी आपका दे रखा है आपको -2, फॉर्मूला वैल्यूज सारे पुट कर देंगे, -2, चेंज इन क्वांटिटी आपकी है -16, चेंज इन पी है एक्स माइनस 5, इनिशियल प्राइस आपका 5 है, इनिशियल क्वांटिटी आपकी 80 है, -2 -16 एक्स माइनस 5
5/80 आपका हो गया ये 1/16। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/16, 16 कट गया तो यहाँ पे आ गया -2 -1 x -5। इसको सॉल्व करेंगे, इसको वहाँ ले जाते हैं, अब इसको यहाँ ले आते हैं तो s इधर गया -1/2 कट गया ये x -5 1/2 कितना होगा 0.5 हो गया। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है 0.5 प्लस में 5 डेट इज 5.5। तो नया प्राइस क्या है यहाँ पे निकल के 5.5। x की वैल्यू क्या निकल के यहाँ पे आपके आई निकल के 5.5। तो एड प्राइस 5 क्वांटिटी विल बी 64 यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया सेम अप्रोच से। तो दोस्तों हमने आज 8 सवाल करे हैं प्राइस वर्सेस डिमांड के कॉन्सेप्ट फॉर्मूला के बेस पे। हर दोनों मेथड इसमें यूज़ कर लिए, टोटल एक्सपेंसिव मेथड यूज़ कर लिया हमने फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चन के माध्यम से। एंड हम परसेंटेज मेथड के दो फार्मूलाज थे, दैट इज परसेंटेज इन डिवाइड बाय परसेंटेज इन प्राइस वाला हमने वन फार्मूला यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व किया। उससे अपोज से दूसरा फार्मूला से निकला था चेन इन क्यू डिवाइड बाय चेन पी इंटू पी डिवाइड बाय क्यू। हमने उससे भी यहाँ पे फार्मूला और उस फार्मूला बेस पे हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हमने कर लिए। आई थिंक कि इनफ क्वेश्चन थे प्रैक्टिस के लिए। तो इसलिए दोस्तों आज का ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी लेक्चर से आपका सेकंड यूनिट जो है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड वाला वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट के पास्ट क्वेश्चन जो आप एग्ज़ाम में आए हुए हैं, साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।